अटलांटिक महासागर की तलहटी में टाइटैनिक जहाज के पास अब टाइटन पनडुब्बी का मलबा भी पड़ा है। इसमें 4 अरबपतियों समेत 5 लोगों के शव है। ये लोग एडवेंचर के लिए गहरे समुद्र में घूमने गए थे, जहां इनकी पनडुब्बी विस्फोट में मौत हो गई। कितना गहरा है समुद्र? सतह समुद्र का सबसे ऊपरी भाग है, जहां हवा और रोशनी होती है। ज़्यादातर जीव सतह के आसपास ही रहते हैं। समुद्र की अथाह गहराई में अंतरिक्ष जैसा खतरा है। सिर्फ एक गलती और ये सब कुछ निकल लेता है। इसके बावजूद बिना किसी रेगुलेशन के गहरे समुद्र में पर्यटन बढ़ता जा रहा है। एक एक टिकट करोड़ों में बिक रही है। 831 फीट बिना किसी उपकरण के इंसान के यहाँ तक पहुँचने का रिकॉर्ड है। यह सतह से 26 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है, जिससे इंसान के फेफड़े फट सकते हैं। 831 फीट से 3280 फीट के बीच में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। इसे मिडनाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि इससे आगे गुप्त अंधेरा होता है। 3280 फीट के नीचे कोई भी स्तनपायी जीव तैरता नहीं पाया गया है। वहाँ केवल क्यूवियर बिग्ड व्हेल ही तैर सकती है। 10,040 फीट इतनी गहराई में टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा है। यह सतह से 3 किलोमीटर और 800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर नीचे है। 35,876 फीट इसे चेंजलेर डीप कहा जाता है। इंसान अपनी पनडुब्बी से अभी तक यहीं पहुंच सका है। यह सतह से करीब 11 किलोमीटर नीचे होती है। इंसान समुद्र के अंदर का अभी 5 से 10% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर सका है। बाकी रहस्यों को जानना अभी बाकी है, इसलिए डीप सी एक्सप्लोरेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। आइए अब जानते हैं कि इंसान इतनी गहराई में आखिर पहुंचा कैसे है। इसके लिए हम इतिहास में चलते हैं। 1521 ईस्वी में फर्डिनेंड मैगलन ने प्रशांत महासागर की गहराई नापने का फैसला किया। यानी कि 1521 ईस्वी में फर्डिनेंड मैगलन ने प्रशांत महासागर की गहराई मापने के लिए सोचा। उन्होंने 2400 फीट लंबी रस्सी को भारी ऑब्जेक्ट में बांधकर छोड़ना शुरू किया, लेकिन वह सतह तक नहीं पहुंच सकी। 19वीं सदी तक माना जाता था कि समुद्र में 1800 फीट से नीचे कोई जीव नहीं है, लेकिन 1850 में माइकल शॉर्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा कि समुद्र के 2600 फीट नीचे भी इकोसिस्टम है। यहाँ तक कि समुद्र की तलहटी में भी जीवन है। 1930 के दशक में बाथिस्फेर का आविष्कार हुआ। इन पनडुब्बियों के जरिए समुद्र की गहराई में जाने का सिलसिला शुरू हुआ। फ्रांस के एक्सप्लोरर जे कोस्तो ने 1943 में एक्वालंग यानी स्कूबा का आविष्कार किया। इसकी मदद से कोई शख्स समुद्र की गहराई में घूम सकता है। यह समुद्र में घूमते हुए व्यक्तियों की तस्वीरें हैं। 1949 में अगस्त और जैक पिकर्ड पनडुब्बी की मदद से चैलेंजर डीप तक पहुंच गए, और इसने तब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। 21वीं सदी में कॉमर्शियल डीप सी सबमर्सिबल्स की शुरुआत हुई। इनके जरिए पर्यटक समुद्र के रहस्यों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं डीप सी टूरिज्म के बढ़ते चलन के बारे में। 1943 में स्कूबा के आविष्कार के साथ ही समुद्र के अंदर पर्यटन की शुरुआत हुई। इस वक्त दुनिया में 60 लाख ट्रेंड एक्टिव स्कूबा डाइवर्स थे, जो समुद्र के नीचे 1000 फीट नीचे तक ले जा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हेलमेट डाइविंग का चलन बढ़ा है। इसमें स्विमिंग या स्कूबा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। आप तलहटी में चल सकते हैं और समुद्री जीवों के बीच घूम सकते हैं। हाल के दिनों में गहरे समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए सबमर्सिबल सवारी का चलन बढ़ा है। इसमें बड़ी पनडुब्बियों से लेकर छोटी लग्जरी पनडुब्बियों तक शामिल है। ये ज़्यादा गहराई तक जा सकती है और आरामदायक होती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि समय के साथ डिमांड बढ़ेगी तो इसका खर्च भी घटेगा और ये आम लोगों के लिए सुलभ हो सकेगा, जैसा हवाई जहाज, क्रूज और होटल्स के साथ हुआ है। कैरिबियन आइलैंड में समुद्र के अंदर एक लग्जरी पनडुब्बी होटल है जिसका नाम है लवर्स डीप। यह सेंट लूसिया के आसपास रिपस में घूमता रहता है। यहाँ एक रात ठहरने का किराया 1,25,00,000 रुपये है। ओशन गेट कंपनी टाइटैनिक टूरिज्म पर ले जाने के लिए एक व्यक्ति से $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ रुपए लेती है। कनाडा के सेंट जॉन, न्यू फाउंडलैंड से इस यात्रा की शुरुआत होती है। ये पूरा पैकेज 8 दिन और 7 रात का होता है। इसमें समुद्री पानी के अंदर सिर्फ 8 घंटे की ट्रिप होती है।
समुद्री यात्रा को और ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए इस तरह की कंपनियां एक और पैकेज ऑफर करती है। इसके लिए हर व्यक्ति से $2,93,535 यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए तक लिए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि डीपी-सी टूरिज्म कितना खतरनाक है। टाइटन हादसे में मारे गए ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस ने पिछले साल एक इंटरव्यू में कहा, आपको पता है कि एक पॉइंट के बाद सेफ्टी सिर्फ बर्बादी है। मेरा मतलब, अगर आप सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बिस्तर से बाहर मत निकलिए, कार में मत बैठिए, कुछ मत कीजिए। किसी न किसी पॉइंट पर आप रिस्क लेते हैं और उसका रिवॉर्ड मिलता है। इस माइंडसेट से संचालित होने वाली ओशियन गेट जैसी कंपनियों पर पहले भी सवाल उठे हैं। डिस्कवरी चैनल के एक्सपीडिशन अननोन शो के कैमरा ऑपरेटर ब्रायन वीड ने मई 2021 में टाइटन से एक डाइव की थी। उन्होंने बताया कि डाइव शुरू होते ही चीज़ें गलत होने लगी थी। एक और यात्री के मुताबिक थोड़ी देर में सतह पर खड़े जहाज से संपर्क टूट गया था। इस तरह के डीप सी एडवेंचर ट्रिप पर जाने से पहले लोगों से कंसेंट फॉर्म पर साइन कराए जाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं और अगर इस दौरान उनकी जान भी चली जाती है तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह की ज़्यादातर एक्टिविटी इंटरनेशनल पानी में होती है, जहाँ किसी एक देश की सरकार का सीधा दखल नहीं होता है। इसीलिए कोई पुख्ता रेगुलेशन भी नहीं होते और कंपनियां सुरक्षा को ताक पर रखकर सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस करती है। आइए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब बात टाइटन पनडुब्बी की करते हैं। इसे ओशियन गेट कंपनी ने खास तौर पर टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए 14 साल में तैयार किया है। ये अधिकतम 13,123 फीट नीचे समुद्र में 5 लोगों को लेकर जा सकती है। ये कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनी है, जो स्टील से 5 गुना हल्का और ज़्यादा मजबूत होता है। टाइटन पनडुब्बी हादसे से जो सवाल उठ रहे हैं उनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। टाइटैनिक फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरून को पनडुब्बियों के बारे में काफ़ी जानकारी है। वो खुद में समुद्र में 11 किलोमीटर अंदर तक अकेले जा चुके हैं। इस दुर्घटना के बाद उन्होंने इसकी खामियों को बताया है। नई खोज करना अच्छी बात है। हमने भी एक वक्त पनडुब्बी बनाई जिसे मैं खुद चलाता हूँ। ये धरती पर सबसे गहरी जगह तक जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए है। जब आप एक बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं और लोगों को कहीं ले जाने के लिए एक मोटी रकम लेते हैं तो उनकी सुरक्षा भी आपको सुनिश्चित करनी चाहिए। इंजीनियरिंग कम्युनिटी की बात को सुनना चाहिए, लेकिन यहाँ इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि टाइटन पनडुब्बी को सुरक्षा मानकों पर किसी स्वतंत्र संस्था से सर्टिफाई नहीं किया गया था। ओशियन गेट कंपनी का मानना था कि उनका इनोवेशन मौजूदा सर्टिफिकेट मानकों से आगे की चीज़ है, जो इसमें फिट नहीं बैठता है। यहाँ ध्यान देने वाली इसकी जांच का जिम्मा कौन सी एजेंसी संभालेगी, यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हादसा इंटरनेशनल वाटर में हुआ, जहाँ किसी देश का कानून लागू नहीं होता। इस तरह के सबमर्सिबल हादसे के लिए नियम साफ नहीं है। जांच के बाद अब रेगुलेशन तय होंगे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल मॉगर ने कहा कि घटना में शामिल देशों की सरकारें आगे की जांच करने के लिए मीटिंग्स कर रही है। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि हादसा कैसे हुआ, जिससे भविष्य में ऐसे अंडर वाटर टूरिज्म से जुड़े नियमों और रेगुलेशन पर चर्चा हो सके। जांच के लिए मलबे को हासिल करना जरूरी होगा, जिसमें कार्बन फाइबर के टुकड़े भी शामिल है। इन कतरों को माइक्रोस्कोप से गुजारा जाएगा ताकि कार्बन फाइबर फिलामेंट के डायरेक्शन। इस प्रक्रिया में बेहद महीन दरारें तलाशी जाएंगी, जिससे ये पता चलेगा कि इस पनडुब्बी के अंत की शुरुआत कहाँ से हुई। हादसे का समय और जगह जानने के लिए हाइड्रोफोन की मदद ली जा सकती है। ये पानी के भीतर लगे माइक होते हैं, जिनका काम परमाणु परीक्षणों की आवाज़ को पकड़ना होता है।